स्वागत करता हूं। आप सबने अपनी जिंदगी का पहला माइलस्टोन 10th क्लास का एग्जामिनेशन तो पास कर लिया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात को मानते हुए कि आप सभी के पेरेंट्स को सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां भी दे दूं लगे हाथों। और अब क्योंकि मैथ्स का ऑप्शन चुना जा चुका होगा तो डेफिनेटली आपने अपना माइलस्टोन अगला तय भी कर लिया है। आपने डिसाइड कर लिया होगा कि अब हम लोग मैथ्स चुन चुके हैं, तो मैथ्स में जो सबसे सुपरलेटिव लेवल का एग्जामिनेशन है जेईई मेंस एंड एडवांस, हम उसकी भी तैयारी करेंगे। अगर हम इसकी तैयारी करते हैं तो इसके पैरेलल बहुत सारे छोटे मोटे एग्जामिनेशंस की तैयारी तो वैसे ही हो जाती है, ठीक है ना। अगर बाय द वे हम जेईई मेंस एंड एडवांस की बात करते हैं तो एडवांस लेवल के जो भी क्वेश्चंस हैं, एडवांस लेवल के एग्जामिनेशंस को एक तरह से वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द वर्ल्ड माना गया है। अगर इसे हम आने वाले समय में तकरीबन हमारे पास में 22 से 24 महीने अभी अगले एग्जामिनेशन तक के लिए, टारगेट तक के लिए बाकी हैं, तो अगर बाय द वे उसके हिसाब से देखा जाए तो हम अगर चैप्टर वाइज भी देखते हैं तो हम इसे धीरे धीरे कॉन्क्रीट कर सकते हैं। किस चीज की जरूरत पड़ेगी? अब जरूरत पड़ेगी रेगुलरली मोटिवेटेड रहने की, फुल्ली फोकस्ड रहने की और कंसिस्टेंसी बनाए रखने की। अच्छा, हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि हम एक एक चैप्टर को उठाएंगे, उसके अंदर आने वाले तमाम तरह के कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से लिखेंगे, हर चीज को बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे, माने नोट्स बराबर बना के रखना है। दूसरी बात, डीपीपीज बराबर सॉल्व करनी है। डीपीपीज को रेगुलरली अगर हो सके किसी तरह से चेक करवा सके तो चेक भी कर लें। पैरेलली हमारे सिस्टम में हर तरह के टेस्ट में बने रहना है और टेस्ट को बहुत अच्छे से इवैल्यूएट भी करना है। कई स्टूडेंट्स के अंदर ये थोड़ी सी एक गड़बड़ होती है कि वो टेस्ट से बचने की कोशिश करते हैं। नो डाउट मैं उनके फियर को समझ सकता हूं, लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूं कि टेस्ट से अप्रोक्सीमेट एनालिसिस नहीं होता, कंफर्म एनालिसिस होता है। कहने का मतलब ये कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मैथ्स ठीक ठीक है परंतु फिजिक्स वीक है, लेट्स से एज एन एग्जांपल ले रहा हूं, मान लेते मेरा फिजिक्स वीक है और मैंने सोचा कि फिजिक्स में तो मेरे ज्यादा नंबर आएंगे भी नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन ही सही कर पाऊंगा। लेकिन मुझे पता चला कि मेरा जो पेपर था उसमें वही आ गया जो मैंने पढ़ा हुआ अच्छे से था और मैं 2 की जगह पे 5 क्वेश्चन कर पाया। तो मतलब ये कि मेरे को आइडिया था खुद के बारे में एक लिटिल बिट नेगेटिविटी का, लेकिन मेरे को बाद में पता चलता है कि वो नेगेटिविटी एक्चुअल में थी नहीं कहीं, क्योंकि ये तो कंपैरेटिव एग्जामिनेशन है ना भाई। हो सकता है किसी एक स्टूडेंट ने उस खास पोर्शन की तैयारी ही नहीं करी हो और आपने वही अच्छे से कर रखा था। इसका मतलब ये कि टेस्ट अपने आप में देते रहना चाहिए। तो मैं आपसे सबसे पहली चीज तो मैं जिन जिन चीजों पे आपसे मुखातिब होना चाहता हूं वो ये है कि एक तो आप डीपीपीज रेगुलर बनाएं, नोट्स जरूर बनाएं, हो सके तो शॉर्ट नोट्स बनाएं। 11th में हमारे पास में सभी आने वाले चैप्टर्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कम होते हैं, इसीलिए ये बेस का काम करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ और छोटी छोटी चीजों की। हमें मेमोरी पे भी ध्यान देना है। हालांकि ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई फार्मूला याद कर लिया और उसके बिहाफ पे क्वेश्चन बन गए। एक्चुअल में कंसेप्चुअल बेस्ड है, मतलब ये टॉपिक ही कंसेप्चुअल बेस्ड है। और मैथ्स नीड प्रैक्टिस, ये बहुत पुराने जमाने से सुनने आने जाने वाली एक टैगलाइन है। मतलब क्यों? क्योंकि मैथ्स में एक तरह के रियाज की जरूरत होती है, हर दिन हमारे को पैरेलली मेहनत करनी पड़ती है। जो क्वेश्चन होता है ना वो शुरू के 3 या 4 लाइन तक डिफरेंट होता है, बाद में तो एल्जेब्रिकली सब में सेम तरह के कंसेप्ट काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये कि अब यहां काम कैसे चलेगा, ये मेरी और आपके बीच की ट्यूनिंग होगी, है ना। आप में से कुछ लोग मुझे जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो मैथ्स हमारे बीच की एक ब्रिज हो जाएगा और आने वाले टाइम में हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजों पे और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। जैसे किसी किसी जगह पे क्या होता है कि हम जब टॉपिक में एंटर हो रहे होते हैं ना, तो ऐसा होता है कि हम उसके बारे में उतनी दूर तक नहीं बताते हैं एज ए टीचर, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस हमें मना करता है कि सब एक साथ नहीं रखा जाए, क्योंकि किसी किसी स्टूडेंट का स्टैंडर्ड जो होता है ना उस लेवल तक की बात को समझने के लायक नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे द्वारा बताई गई कोई बात अगर बाय द वे लास्ट लेवल तक एक साथ बता दी जाए तो वो नॉलेज कम, कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट कर देती है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूं रूट ओवर एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स होता है, ऐसा नॉर्मली अधिकतर बोर्ड वाले 10 से पहले बताते हैं, लेकिन हम बाद में जानते हैं कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर एक्चुअल में मॉड एक्स होता है। इसका मतलब यह कि पहले टीचर ने क्या गलत बताया था? नहीं, पहले टीचर ने गलत नहीं बताया था, उसने उस लेवल तक के क्वेश्चंस के लिहाज से अपनी तरफ से बराबर आपको नॉलेज दी थी, लेकिन क्या वो मॉड एक्स नहीं बता सकता था? अगर वो मॉड एक्स बताता तो आप में से कई लोग जो एक्स लेवल तक के क्वेश्चन कर सकते थे वो भी रुक जाते।
इसका मतलब ये कि किसी किसी जगह पर हमारी नॉलेज जो फार्मूले से रिलेटेड, कंसेप्ट से रिलेटेड होगी, वो उस जगह तक से आगे होगी। तो यहां पे कुछ अपने को थोड़ा वैज्ञानिकपन थोड़ा कम करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि हम लास्ट तक की चीजों को एक साथ रख दें, वो आने वाले टाइम में हम रखते रहेंगे, ऐसा मैं आपको बताता हूं। मेरा पिछला एक लंबा चौड़ा जो पीछे का हिस्ट्री, आप उसको देख करके पहचान सकते हैं कि ऐसी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उल्टा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैथ्स आपका फेवरेट बन जाए। मतलब मैं पर्सनली एज ए जीबी सर आपको यही दिला सकता हूं विश्वास कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बायजू के प्लेटफॉर्म से वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिक्स डिलीवर हो। कम से कम मेरी साइड से तो मैं पूरी मेहनत करूं, और अगर आप और मैं ट्यून इन हो गए फिर तो बेमिसाल है, कहने ही क्या है ना। मतलब ये कि मैं आपके मेल्स का इंतजार करूंगा कि सर मैं आपसे मिला और जिंदगी बदल गई वगैरह वगैरह टाइप की लाइनें, मजा आ जाएगा। अगर ऐसी बातें सुनने को मिलती है तो इससे बढ़ के कोई मोटिवेशन नहीं होता किसी भी एक टीचर के लिए, आप समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर वापस बहुत दूर तक इन बातों को ना बिखेरते हुए अपन वापस अपनी चीजों पे चलते हैं। देखिए 11th क्लास के अंदर हम लोग IIT JEE की जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो ऐसे तो फर्स्ट चैप्टर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें हम लोगों ने पिछले एक्सपीरियंस से कम हमने ये जाना कि एक नया चैप्टर और एक तरह से डाला जाए जिसे हम बेसिक नाम देंगे। बेसिक में हम लोग 11th तक के, माने अब तक जो 10th में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है ना, उस तक का सब कुछ एक बार रिवाइज करेंगे, है ना। बहुत ज्यादा रिवीजन पे भी नहीं जाएंगे, डेप्थफुल रिवीजन नहीं होगा, लेकिन कुछ एक ऐसी चीजें जो आने वाले टाइम में इलेवंथ की क्वेश्चंस को करने के दौरान अड़ सकती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, उनके बारे में हम अभी से बात कर लेंगे। आप मेरी बात उम्मीद है समझ रहे होंगे, है ना। तो ये जो होगा ना, इसका एक्यूमुलेशन बेसिक है। एक्चुअल में बुक्स में भी अधिकतर बुक्स जो हैं वो बेसिक के बारे में कोई बात नहीं करती, इस तरह को कोई चैप्टर रोकती ही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छी बुक्स ने हमारे ही नोट से इंस्पायर्ड होकर के, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम जैसे बहुत सारे मैथ्स के टीचर्स के नोट से इंस्पायर्ड होकर के बेसिक नाम का चैप्टर भी, बेसिक टू द मैथ्स के नाम से भी एक चैप्टर डाला हुआ। हालांकि फिजिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स अलग होता है, हमारा बेसिक मैथमेटिक्स अलग होता है ना। हम अपने चैप्टर की अगर बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं 11th की, तो हम चालू करते हैं सबसे पहले चैप्टर जिसका नाम है बेसिक। रेडी? बेसिक में अपना जो सबसे पहला टाइटल है ना, उसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम वैसे आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। अपन इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर। इस पूरी कहानी में हमारे को सबसे पहले इस चीज पे ध्यान रखना है, पहली बात तो डेफिनेशन पर प्रॉपर होनी चाहिए, और दूसरी चीज हमारे को ये पता होनी चाहिए कि हर चीज को हम किससे डिनोट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखना अपने दिमाग के अंदर कि जैसे नेचुरल नंबर की बात चलेगी ना, तो नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n, ठीक है ना। हालांकि मेरे को पूरा यकीन है कि नेचुरल नंबर के बारे में आपको इतना तो आइडिया है कि नेचुरल नंबर इज 1 2 3 4 5 से लेकर के एंड इनफाइनाइट तक ये सब नेचुरल नंबर है। उसके बाद में इन्वेंशन हुआ जीरो का, और जीरो के बाद में आए होल नंबर। होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय W। इसमें और नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो का डिफरेंस है, ठीक है। तो W की अगर बात करी जाए तो होल नंबर इज 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन पूछा कि 27 किस में आता है सर, नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, क्या जवाब है आपका? 27 नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है, क्योंकि एक्चुअल में 27 इस लिस्ट में यहां कहीं मिलेगा और इस लिस्ट में भी यहीं कहीं मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल में दोनों के बीच में फर्क तो सिर्फ जीरो का है और तो कुछ है ही नहीं ना। अच्छा, ये सारे के सारे अगर गौर से देखा जाए ना, तो जीरो के बाद के सारे नंबर, अब जीरो के पीछे तो सारे नेगेटिव नंबर थे, वो तो आए ही नहीं ना अभी तक, अब उनका इन्वेंशन हुआ और फिर आए इंटीजर्स। अगर इंटीजर्स की बात करी जाए तो रिप्रेजेंट होते हैं आई से, या ऐसे जेड के ऊपर ऐसा कट का निशान होता है, ठीक है ना। तो ये अगर देखा जाए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई और जेड। नंबर लाइन पे अगर देखा जाए तो ये आपके सामने मैंने कुछ इंटीजर लगाए, माइनस इनफाइनाइट चालू होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, अब तक इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसमें हर किसी को परफेक्टली आइडिया कि अगर मैं जीरो के इस साइड चलता हूं तो सारे के सारे कैसे इंटीजर्स आएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे तो इसे आई प्लस से डिनोट करेंगे। मैंने पहले ही बोल दिया है आपको, मेरे को इस मामले में ट्यून इन रहना है कि हम कुछ छोटी छोटी चीजों को जरूर नोट करते चलेंगे। तो आई प्लस माने पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो के पीछे वाले सारे नेगेटिव इंटीजर्स, राइट है। नेगेटिव इंटीजर्स की बात करिए तो इट इज आई माइनस, ठीक है। फर्स्ट कौन गया? जीरो। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, माने जीरो इंटीजर है भाई, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। हाँ, अब यहां पर देखा जाए तो हमारे पास में आई के कारण से दो फॉर्मेट आ गए, एक आई प्लस का और एक आई माइनस का, माने नेगेटिव इंटीजर का और पॉजिटिव इंटीजर्स का। पॉजिटिव इंटीजर जीरो के बाद वाले सारे इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर जीरो से पहले वाले सारे इंटीजर्स। लेकिन जीरो के कारण से दो और कैटेगरीज नई बनी जिनका नाम पड़ा नॉन नेगेटिव
इंटीजर्स, ठीक है ना, लिखते चलिएगा। अगला पड़ा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर मैं बात करता हूं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब वो सारे इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है। तो सबसे पहले कौन दौड़ के आएगा? जीरो। जीरो नेगेटिव का है। फिर आएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे नेगेटिव नहीं है। अच्छा, और अगर भाई तो किसी ने पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करी, तो पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करी तो सबसे पहले दौड़ के आएगा जो पॉजिटिव नहीं है उसके नाम पे जीरो। जीरो पॉजिटिव भी तो नहीं है। इसके सिवा आएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इट इज नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। इज इट क्लियर? अगर आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है तो अब हमारे पास में आई के नाम पे 4 कैटेगरीज हो गई हैं, है ना। आई प्लस के नाम पे देखा जाए तो आई प्लस के नाम पे आ जाएगा 1 2 3 एंड 4, है ना। इसको अपन यहां देख लेते हैं। आई प्लस के नाम पे हमारे पास में आ जाएगा 1 2 3 4। आई माइनस के नाम पे हमारे पास में, है ना, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, है ना। तो हमारे को ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज आई प्लस, व्हाट इज आई माइनस, व्हाट इज नॉन नेगेटिव, व्हाट इज नॉन पॉजिटिव। अब यहां इससे पहले कि अपन आगे चलें, फिर इस चीज को भी जरा समझ के चलते हैं। इस चीज को जरा वर्ड प्रॉब्लम में समझ लेते हैं। लेट्स से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर x, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर x, ठीक है ना। इफ x is a positive number, इसका मतलब ये कि x अपने आप में एक ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव है। अगर x अपने आप में एक ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये कि x 0 से आगे मिल रहा है, नंबर लाइन पे 0 के बाद मिल रहा है। इसका मतलब x अपने आप में 0 से बड़ा है ना। याद रखना ये छोटी सी बात, x अपने आप में 0 से बड़ा है, माने x इज ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर किसी ने ये बोल दिया कि इफ x इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, राइट है ना, तब क्योंकि नॉन नेगेटिव की बात उठ गई, इसका मतलब ये कि वो सारे नंबर जो नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब ये कि x ग्रेटर देन 0 वाले सारे नंबर आ गए, क्योंकि वो सारे नेगेटिव नहीं है, 0 से बड़े सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं। और साथ में अब की बार 0 भी आएगा। तो यहां मैथमेटिकली आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि भाई पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, नॉन नेगेटिव का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट है ना। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि हम आमजन की भाषा में यही बोलेंगे कि पॉजिटिव भी ग्रेटर देन 0 और नॉन नेगेटिव भी ग्रेटर देन 0, लेकिन नॉन नेगेटिव में और क्रिटिकली ये चीजें आपको अपनी तरफ से क्लेम कर लेनी चाहिए कि अगर किसी ने नॉन नेगेटिव बोल दिया तो नॉन नेगेटिव का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये छोटी सी बात अपने दिमाग में और रख लेना। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। 0 के बारे में हम लोगों को ये आइडिया है कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर, क्लियर है। अच्छा, अब जो हमारी अगली पॉइंट है उसके ऊपर बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ये क्या चीज है? अभी हमने बात करी एक नंबर x के बारे में। अब x के बारे में अगर कोई भी कमेंट आता है तो क्या मैं उसे नंबर लाइन पे शो कर सकता हूं? यस, आई कैन डू। कैसे कर सकते हैं जरा समझते हैं। लेट्स से किसी ने कहा कि इफ x इज अ नंबर सच दैट, राइट है ना, x अपने आप में एक ऐसा नंबर है जो कि अगले ने बोला कि x इज ग्रेटर देन 4। इसका मतलब ये कि मैं सबसे पहले अगर मैं इसको नंबर लाइन पे शो करना है तो मुझे क्या शो करना चाहिए? मुझे सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेनी चाहिए। नंबर लाइन बनाने के बाद में मेरे को उस पे 4 दिखा देना चाहिए और मुझे बात करनी चाहिए वो सभी नंबरों के बारे में जो 4 से बड़े हैं। अगर 4 से बड़े हैं तो 4 के बाद के तमाम नंबर लाइन में राइट हैंड साइड पे पड़ेंगे और मैं उन्हें ऐसे स्प्रिंग से दिखा देता हूं, क्लियर है। अच्छा, इसमें x इज ग्रेटर देन 4 है, माने 4 से बड़े नंबर है, इसमें 4 खुद नहीं आया। अगर 4 खुद नहीं आएगा तो मैं इसे ऐसे खाली बॉल से दिखाऊंगा, इसे हॉलो बॉल बोलेंगे, ठीक है ना। आने वाले टाइम में हम इसे प्रेजेंटेशन के दौरान व्हाइट बॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब होता है 4 इसमें नहीं आया, इसका मतलब है सीधी सी बात 4 इज नॉट इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड, एक ही बात है, 4 इज एक्सक्लूडेड। लेकिन यदि अगर किसी ने क्वेश्चन के दौरान x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पूछा होता, तो अगर किसी ने x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पूछा होता तो पहली बात तो मैं नंबर लाइन बनाता, और दूसरी बात 4 को रिप्रेजेंट करने के बाद में x ग्रेटर देन 4 भी है, तो x अगर ग्रेटर देन 4 है तो इसके कारण से 4 के बाद के सारे नंबर दिखा देता, और इक्वल टू 4 भी है, क्योंकि x इक्वल टू 4 को भी मेरे को शो करना है तो मुझे 4 को दिखाना पड़ेगा। और 4 को दिखाने के लिए मैं 4 के ऊपर इस तरह से एक डार्क बॉल बना दूंगा जिसे अपन सॉलिड स्फीयर भी कह सकते हैं, सॉलिड सर्कल भी बोल सकते हैं। तो इट सिंपली रिप्रेजेंट 4 इज इंक्लूडेड नाउ। अब 4 इसमें शामिल है, 4 इज इंक्लूडेड। तो याद रखना, जब भी इक्वल टू होगा इंक्लूड होगा, इक्वल टू इंक्लूड, इंक्लूड इसका मतलब डार्क बॉल, इक्वल टू इंक्लूड डार्क बॉल, है ना। और नॉन इक्वल टू माने इक्वल टू नहीं है तो इसका मतलब एक्सक्लूड, दैट टाइम पे खाली बॉल, हॉलो बॉल, सही ना। भावार्थ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया x इज लेस देन 7, x इज लेस देन 7 का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में आ जाएगा कि सबसे पहले ड्रॉ है नंबर लाइन।
अगर नंबर लाइन ड्रॉ होगी तो उस पे कहीं पे 7 को रिप्रेजेंट करो, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर विच इज लेस देन 7. लेस देन 7 इज all the numbers. Now right now we are talking about all the numbers which are less than 7. They are always coming in to the left of the 7. अगर वो 7 से लेफ्ट में आएंगे तो क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं है इसलिए इस जगह पे खाली जगह, खाली बॉल, और उसके बाद में पीछे के तमाम नंबर इसमें बुक करवा देते हैं. क्या ये बात समझ में आ गई? अब उठती पॉइंट नंबर नेक्स्ट. मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने लेस देन 7 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बोल दिया तो अब की बार इस जगह पर हम नंबर लाइन पे एक नहीं दो नंबर की बात करेंगे. इसे बोलते हैं x अपने आप में -1 से 7 तक है, जिसमें 7 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इस साइड इक्वल टू का साइन नहीं है. दिख रहा है आपको? यहां इक्वल टू का साइन नहीं है इस जगह पर. तो मुझे यहां पे कैसे शो करना पड़ेगा? मेरे को 2 नंबर दिखाने, एक -1 और एक 7. दिखाने के बाद बीच के तमाम नंबर भी दिखाऊंगा, ठीक है? और 7 पे इक्वल टू नहीं है इसका मतलब एक्सक्लूडेड है, तो मुझे ऐसे हॉलो बॉल दिखानी है. और -1 इंक्लूडेड है इसका मतलब मैं इसे इस तरह से दिखाऊंगा. क्लियर है? जो इंक्लूड होगा उस पे डार्क बॉल दिखाएंगे, माने सॉलिड स्फीयर दिखाएंगे. क्लियर है? अब यहां इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है. जैसे मान लीजिए मैं आपको अगर बाय द वे इसमें आपसे क्वेश्चन में अगर उल्टा क्वेश्चन पूछूं, जैसे इसमें उल्टा क्वेश्चन कैसे हो सकता है? मान लीजिए जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास एक नंबर लाइन है जो कि इस तरह से, और नंबर लाइन पे एक नंबर दिखा देता है -4, इधर दिखा देते हैं कुछ 6, ठीक है ना? और दोनों तरफ डार्क बॉल. उम्मीद ये बात पकड़ में आ गई कि डार्क बॉल माने इंक्लूड या एक्सक्लूड? इंक्लूड. और मैंने बीच में भी तमाम नंबर ले लिए, तो इसका मतलब x इज इन बिटवीन 4 to 6 और -4 to 6 इवन. सही है? अच्छा, इसमें भी ध्यान रखना दोनों तरफ डार्क बॉल है इसलिए इक्वल का साइन आएगा, ठीक है ना? अब इसका यहां उल्टा भी समझ में आना चाहिए. क्लियर है? अब जिनको ये मेरी बात समझ में आ गई है ना, उनके लिए अगला पॉइंट. मेरा क्वेश्चन है कि मैंने आपके सामने नंबर लाइन दिखाई है, 1 2 दिखाए हैं, ठीक है ना? अब इस पे इस तरह से मैं शो कर रहा हूं, तो आपको इधर तो दिख गया होगा, इधर की तरफ व्हाइट बॉल है. इसका मतलब ये कि 2 पर हॉलो सर्कल है. अच्छा, अगर 1 पे देखा जाए तो 1 पे डार्क सर्कल है. 1 पे डार्क है इसका मतलब 1 इज इंक्लूडेड, 2 इज एक्सक्लूडेड. क्लियर है? और मैंने बीच के तमाम नंबर लिए हैं. अब ये देखिए, अगर बाय द वे इस पे डार्क या सॉलिड सर्कल है, दिख रहा होगा यहां सॉलिड सर्कल है. अगर यहां सॉलिड सर्कल है तो इसका मतलब ये इंक्लूडेड है. ये बात अपन ने उल्टी भी समझ ली है. अच्छा, यहां पर अगर देखा जाए खाली जगह थी तो इट इज मार्क्ड विद अ हॉलो सर्कल. अब बताइए इसे x के नाम पे कैसे शो करेंगे? हाँ बताइए, अगर मेरे को शो करना है x इज इन बिटवीन 1 and 2 और 2 पर खाली जगह है इसलिए सिर्फ लेस देन 2 रहेगा. और यहां ये इस जगह पे डार्क बॉल आई है, राइट है ना भाई? देखिए याद रखें, आप डार्क बॉल आई थी, और अगर डार्क बॉल आई थी तो इसका मतलब यहां इक्वल टू आएगा. क्लियर है? इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपको पीछे से अगर आती हैं, मतलब ये चीजें आपको ऑलरेडी आपके पीछे आपने समझ रखी है, तो इसका मतलब ये कि अपने लिए काम बन जाएगा, है ना? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर ऑन अ नंबर लाइन इज वेरी गुड फॉर यू. अब अगले पॉइंट पे चलते हैं. अब मैं आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम रखता जाता हूं, ठीक है? आप मुझे समझाते जाना. पहली वर्ड प्रॉब्लम है केस नंबर 1, x इज अ पॉजिटिव नंबर. पहले बताइए इसे इनइक्वालिटी में कैसे शो करोगे? x इज अ पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब x अपने आप में पॉजिटिव नंबर है. x अगर अपने आप में पॉजिटिव नंबर है इसका मतलब ये कि x 0 से बड़ा है, माने x ग्रेटर देन 0 है. भाई पॉजिटिव नंबर का मतलब यही होता है. अच्छा, अब इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर किसको दिखाएंगे? 0 को, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है ना. अगर x ग्रेटर देन 1 की बात होती तो किसको दिखाता? 1 को. अगर ग्रेटर देन 0 की बात हुई तो किसको दिखाऊंगा? 0 को. अगर मैं 0 को दिखाऊंगा तो ग्रेटर देन 0 किस तरफ पड़ेगा? 0 के राइट में. तो अगर 0 के राइट में पड़ेगा उसमें 0 ग्रेटर देन है, इसका मतलब इक्वल टू नहीं है तो इंक्लूड नहीं होगा, तो खाली बॉल आएगी, याद है ना? तो इसका मतलब ये कि यहां पे हॉलो बॉल आएगी और पीछे के सारा स्प्रिंग बन जाएगी, राइट है? सेकंड क्वेश्चन, x इज अ नॉन नेगेटिव नंबर. इस तरफ वर्बल प्रॉब्लम दे दी. अब बताओ, नॉन नेगेटिव सुनते ही ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0? गुड. अगर भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की हम लोग बात करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वही नंबर लाइन आएगी, वही 0 आएगा, और इक्वल टू 0 के कारण से अगर मैं 0 पे डार्क बॉल पहले ही बना दूंगा, इस बार 0 इंक्लूडेड है, ठीक है ना? और 0 के पीछे के सारे नंबर, क्योंकि ग्रेटर देन 0 भी तो दिखाना है. अच्छा, अब बात करते हैं तीसरे केस पे. x इज ए नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेड बाय x लेस देन 0. x लेस देन 0 को नंबर लाइन पे 0 दिखा करके 0 के पीछे के सारे नंबर, लेफ्ट के सारे नंबर ले लेते हैं, राइट है? और 0 के लेफ्ट के सारे नंबर ऐसे ले लिया. इस बार लेस देन 0 है. अगर लेस देन 0 होता है तो 0 इंक्लूड नहीं है, 0 इज नॉट इंक्लूडेड.
उम्मीद है मैं आखिरी बार ये बात बोल रहा हूं, जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, और जीरो इज नॉट इंक्लूडेड माने यहां पे कैसी बॉल आएगी, हॉलो स्फीयर या हॉलो सर्कल, सही है, माने खाली जगह। चलो साहब अगला पॉइंट, केस नंबर 4, x इज अ नॉन पॉजिटिव नंबर। x इज अ नॉन पॉजिटिव नंबर माने x लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव में इक्वल टू आएगा। और अब की बार और पिछली बार में एक ही फर्क होगा, x पर इस बार इंक्लूजन आएगा, माने x को लेंगे अंदर और लेने के लिए डार्क, ठीक है, बिल्कुल सीधी बात। अब अगला क्वेश्चन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जल्दी से अपनी कॉपी में फटाफट से नंबर लाइन खींचिए, खिंच गई होगी है ना, 1 रिप्रेजेंट कीजिए, कर लिया, वेरी गुड। अगर रिप्रेजेंट कर लिया तो यहां तक आ गया अपन। अब की बार ग्रेटर देन 1 है तो 1 के राइट के सारे नंबर इंक्लूड करवा लूं। अच्छा, और क्योंकि कहानी में इक्वल टू भी है, दिख रहा होगा, और क्योंकि कहानी में इक्वल टू दिख रहा है तो इक्वल टू है तो इंक्लूड करना है तो डार्क बॉल लगेगी, सही ना, और डार्क बॉल लग करके पीछे के तमाम नंबर आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, x ग्रेटर देन 5, राइट है ना भाई, x अगर ग्रेटर देन 5 है, नंबर लाइन आई 5 आएगा, और 5 से बड़े सारे उसके राइट में पड़ जाएंगे। ग्रेटर देन है, x ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब 5 इज नॉट इंक्लूडेड, राइट है ना भाई, 5 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब यहां पे हॉलो स्फीयर आएगा। गुड। अगला नंबर, नेक्स्ट इज x इज इन बिटवीन 3 एंड 5। x इज इन बिटवीन 3 एंड 5 का मतलब एक नंबर लाइन आएगी, 3 एंड 5 आएंगे। पहले से पूछ लेता हूं, इक्वल टू इस तरफ इक्वल टू है, नहीं है, इस तरफ इक्वल टू है, नहीं है, माने दोनों तरफ डार्क बॉल आएगी या हॉलो स्फीयर आएगा, हॉलो स्फीयर आएगा। अगर हॉलो स्फीयर आएगा तो अपने हॉलो स्फीयर ले लें और बीच के तमाम नंबर तो लेने ही है, रिप्रेजेंट हो गया, बिल्कुल सही। अगर आप मेरे साथ साथ दौड़ेंगे, देखिए मैं पहले ही बोल देता हूं, थोड़ा अपने को स्पीड बना के रखनी है। आज हो सकता है कि हम शुरुआत में जब मिल रहे हो तो कभी मेरे को आपकी स्पीड स्लो लगेगी, कभी आपको मेरी स्पीड तेज लग सकती है, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ ट्यून इन होना है। ना मुझे आपको बहुत स्लो रखवाना है, ना आपको मुझे बहुत स्लो करना है ना, क्योंकि हमें 1 घंटे के अंदर तकरीबन 1.5 घंटे से ऊपर तक का बेनिफिट निकालना है ना। हमें वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस करने हैं और अपनी तरह से थ्योरी को वन ऑफ द परफेक्ट बना के रखना है। आप अपनी तरह से इस चीज को लेकर के बहुत सावधान रहिएगा, मैं तो हूं, आप जरूर रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। टाइप्स ऑफ इंटीजर्स की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ इंटीजर में हम लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव, मैक्सिमम वॉल्यूम। अब हम लोग बात करते हैं 2 और कैटेगरीज पे, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है इवन इंटीजर्स। आप सभी को पता होगा इवन इंटीजर्स क्या है, ठीक है ना। तो अगर इवन इंटीजर्स की डेफिनेशन बोली जाए तो इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन इंटीजर्स, राइट है। अगर सेट ऑफ इवन इंटीजर्स की बात करी जाए तो इसके सेट में आएगा 0 +-2 +-4 +-6 एंड डैश। ये सारे वही नंबर है जिनमें 2 का डिवीजन प्रॉपर जाता है। अगर 2 का डिवीजन प्रॉपर जाता है तो कुछ लोग इसे 2k भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 से डिवीजन k टाइम्स गया प्रॉपर और रिमाइंडर 0 बचा, तो यहां बनेगा 2k, वहां k बिलोंग्स टू इंटीजर है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स के बारे में भी सबको आइडिया है रफली, इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय 2, या यूं बोला जाए कि 2 से डिविजिबिलिटी के बाद रिमाइंडर इज 1, ठीक है ना। तो ऑड इंटीजर्स की अगर बात करी जाए तो सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स में थोड़ा लंबी लिस्ट ले लेते हैं, 1 3 5 7 9 11, फिर अगले नंबर पे 13 15 17 19 डैश, थोड़ा ज्यादा लंबी लिस्ट ले ली। अगर बाय द वे इनमें से किसी की भी बात करी जाए तो 2 से डिवीजन के बाद रिमाइंडर 1 आता है, सो वी कॉल इट 2k + 1 टाइप, जहां पे k बिलोंग्स टू क्या है भाई, k बिलोंग्स टू इंटीजर्स। वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, शानदार चीज है, सबको पता है, राइट है भाई। लेकिन अब इसमें से भी इतनी लंबी लिस्ट लेने के पीछे का पर्पस भी बताता हूं। पर्पस बहुत सिंपल था, 3 7 11 15 19 अल्टरनेट ऑर्डर पे एक एक छोड़ करके हम अगर नंबर्स को उठाएं तो हमारे पास ये 2 सेट बनेंगे, दिख रहा होगा, 19 तक के सेट के 2 डिवीजन हो गए। अगर ये 2 सेट बनेंगे तो इसमें भी थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा नया कुछ रोचक डालने की कोशिश कर रहा हूं। ये जितने भी नंबर है ना, जैसे मैं 13 उठाता हूं, इसको मैं डिविजिबिलिटी बाय 4 करता हूं। अगर मैंने 13 को 4 से डिवाइड किया तो 4 3 12, रिमाइंडर आया 1। जबकि नीचे वाले नंबर में से किसी को भी अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 4 16, रिमाइंडर आया 3। तो इसका मतलब ये कि ये वो लोग हैं कि जिनमें जब जब भी 4 से डिवीजन होगा रिमाइंडर 3 आएगा, जबकि इनमें जब जब भी 4 से डिवीजन होगा रिमाइंडर 1 आएगा। सो वी कॉल इट इज डिविजिबल बाय 4 फॉर k टाइम्स एंड रिमाइंडर इज +1। तो ये 4 के +1 टाइप हो गए। अच्छा, ये अपने आप में 4 से k टाइम्स डिवीजन हुआ एंड रिमाइंडर इज +3,
तो वी कॉल इट 4k प्लस 3 टाइप। इसका मतलब ये कि बहुत ही रोचक बात क्या आई कि 2k प्लस 1 माने ऑड के भी दो पार्ट हो गए, 4k प्लस 3 एंड 4k प्लस 1। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, माने ऑड में भी और सब डिवीजन है। हाँ, यही तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें। ये जरूरत पड़ती है क्या? हाँ, बहुत जरूरत पड़ेगी। आपने को एडवांस में सामने वाला कहां कहां उलझा सकता है, वो जहां जहां आपको रोकेगा मैं आपको पहले से ही अटेंटिव करता चलूंगा आपके नोट्स के दौरान। ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करते चलना। थोड़ा मेरे साथ भागने में आपको थोड़ी मुश्किलें आएंगी, वो आपको पैरेलली जो हमारी तरफ से नोट्स प्रोवाइड होंगे वो एक अलग इशू है, लेकिन आप भी अपनी तरफ से बकायदा आपके पास में एक सैंपल रह जाना चाहिए। तो आप अपनी तरफ से बीच बीच में जैसे मैं ये बात कर रहा हूं, इस दौरान आप में से कोई मेरे आकर के पकड़ भी सकता है कि हम लोग यहां तक की चीजों को नोट डाउन कर चुके कि नहीं। राइट है भाई? अच्छा, अलजेब्रा ऑफ इवन एंड ऑड इंटीजर्स, है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अलजेब्रा यहां क्या चीज है? देखिए, अलजेब्रा माने हम लोग ऑपरेशंस की बात करेंगे, जैसे सम, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ये ऑपरेशंस हमारे पास 4। अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग कई क्वेश्चंस में आने वाली कई चीजों को यहीं से चैलेंज कर देंगे। समझने की चीज है। देखिए, हमारे पास में 3 कैटेगरीज हो सकती हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हो सकती हैं? पहला, आप हमसे पूछिए इवन प्लस इवन क्या देगा, ऐसे ही एक इवन और एक ऑड का सम क्या देगा। जो सम देगा वही डिफरेंस भी देगा। 2 ऑड का सम क्या देगा। जैसे किसी ने मुझसे कहा इवन प्लस इवन क्या देगा, तो कॉल इवन, इवन प्लस इवन हमेशा इवन देगा। इवन प्लस ऑड क्या देगा? ऑड देगा। ऑड प्लस ऑड क्या देगा? इवन देगा। अब आप कह सकते हैं सर मुझे पकड़ में नहीं है, क्या बोल रहे थे आप? मैं आपको बहुत सिंपल सी सलाह दूंगा कि जब मैंने इवन प्लस इवन कहा, आप अपने मन में 2 इवन कोई भी नंबर सोच लीजिए, जैसे 2 प्लस 4। बताइए 2 प्लस 4 से क्या आंसर आया? 6, विच इज एन इवन नंबर। मैंने पहला टाइटल से ही था। अच्छा, इसका मतलब ये कि इवन प्लस ऑड में क्या होगा? इवन प्लस ऑड में एक इवन एक ऑड सोचिए। इवन के नाम पे जैसे आपने सोचा 2, ऑड के नाम पे आपने सोचा 3, क्या आया? 5। 5 कैसा है? ऑड है। तो इवन प्लस ऑड आपको क्या दे रहा है? ऑड दे रहा है। सिमिलरली 2 ऑड का सम सोचिए, 3 प्लस 5 दैट इज 8। 8 मींस इवन। तो इसका मतलब आपके पास में चॉइसेस रहेंगी, आप हर बार ऐसा सोचेंगे। मतलब मैं अपनी तरफ से अगर आपको बोलने को बोलूंगा, नोट डाउन करने को बोलूंगा, तो बस यही बोलूंगा कि 3 चीजें नोट डाउन कर लीजिए। इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन, इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड, एंड ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन। राइट है? तो अगर यही चीज हम लोगों ने यहां पे भी शो करिए, ऑड प्लस माइनस इवन इज इक्वल टू ऑड, ऑड प्लस माइनस ऑड इज इक्वल टू इवन। तो आपको यहां तक की बात समझ में आ गई कि कैसे आया? हमें अब ये सोचना है इनकी जरूरत क्या है सर। अच्छा, अगर आप मेरे से पूछते हैं सर मेरे को इनकी क्या जरूरत है, जवाब बड़ा शानदार है। शानदार क्या चीज है वो समझिए आप। जवाब ये है कि हमें इसको उल्टा सोचना है। किसी ने मुझे कहा कि सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज एन ऑड इंटीजर। सम ऑफ 2 इंटीजर इज ऑड इंटीजर। मान लीजिए किसी ने यह बोला, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा 1 इज इवन, अनदर इज ऑड। क्या आप ये बात पकड़ गए? ओके, यहां ये बात पकड़ने की है, एक इवन है और एक ऑड है। मतलब मेरे को क्रॉस सोचना है। हम आपको सीधा लेके जाएंगे, आप वापस भी आने का सोचेंगे। समरसॉल्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जो चीज हमने प्लस माइनस में करी वही चीज वो मल्टीप्लाई में भी करवाता है। लाइक अगर बाय द वे किसी ने मेरे से पूछा होता इवन इंटू इवन, या फिर पूछ सकता था इवन इंटू ऑड, या पूछ सकता था ऑड इंटू ऑड, और मैंने आपको तरीका सिखाया था, याद है? मैंने कहा था जब भी 2 इवन की बात चले, जैसे 2 और 4 सोच लो, तो 2 4 जा 8, 8 इज इवन। तो इवन इंटू इवन इज इवन, इवन इंटू ऑड 1 is 2, अनदर इज 3, 2 3 जा 6, तो आंसर इज अगेन इवन। अगेन ऑड इंटू ऑड इज ऑड। समझ गए? ऐसा सोच के इसका उल्टा दिमाग में रखना है, आपको उल्टा भी आना चाहिए। राइट है? तो इवन मल्टीप्लाइड बाई इवन इज इक्वल टू इवन, इवन मल्टीप्लाइड बाई ऑड इज इक्वल टू इवन, एंड ऑड मल्टीप्लाइड बाई ऑड इज इक्वल टू ऑड। तो ऑड सिर्फ एक ही कैटेगरी में आया, वो थी ऑड इंटू ऑड। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत काम के होंगे। मेरी किसी भी बात को आप लाइट मत लीजिएगा। जितने भी कलपुर्जे हम लोग यहां बिखेर के रख रहे हैं, ये सब काम आएंगे। अदरवाइज हम इसे कोशिश करते कि इन्हें जितना कम से कम किया जा सकता करते, लेकिन क्योंकि हम 1 घंटे के सेशन में भी आपसे ये सब रखवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये सब काम आएंगे। मैं अपने अनुभव के साथ में आपको ये बातें बता रहा हूं। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सबको पता है बहुत अच्छे से, जिसमें सिर्फ 2 ही नंबर्स का डिवीजन जाता हो, 1 का या इटसेल्फ का। ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो अनैचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली 1
and the number itself is a prime number. Another, a natural number which is exactly having two factors. कौन कौन से दो फैक्टर लगते हो? कौन कौन से? एक तो 1 और दूसरा number itself. इसका मतलब भी समझ के चलते हैं. Let's say somebody is giving us मान लीजिए किसी ने मेरे को बोला कि ये दो नंबर का ही डिवीजन लगता है, ठीक है ना. Let's say two numbers after multiplication gives a prime number. दो नंबर हैं m into n, तो मुझे पता है m into n से मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो प्राइम नंबर आ रहा है, राइट है. इसको सुनते ही मेरे दिमाग में दो बातें आनी चाहिए. मैं यहां तक आपने सुना है बहुत अच्छे से. मैं आपको अब 11th से 12th और 12th से आगे तक की जगह तक लेके जा रहा हूं. आप मेरे साथ चलिएगा. बहुत ही शानदार चीज है, समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट है. हम बात करते हैं, दो बातें हो सकती है. या तो m1 रहा है भाई, क्योंकि प्राइम नंबर वो होता है जो दो चीजों के प्रोडक्ट से बनता है, 1 से और इटसेल्फ से, क्योंकि दो का ही डिवीजन लगता है, 1 का और इटसेल्फ का. तो इसका मतलब या तो m1 रहा या n इक्वल टू 1 रहा. अगर m ने कहा मैं 1 बन जाता हूं तो इसका मतलब n खुद वही प्राइम नंबर है. यह बात आपके दिमाग में आनी चाहिए. अगर n ने कहा मैं 1 बन जाता हूं तो m ने कहा मैं प्राइम नंबर बन जाता हूं. अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है. बहुत छोटी, बहुत काम की चीज. माने अगर m इंटू n एक प्राइम नंबर है तो आंसर या तो m होगा या n होगा. ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. एनीवे, आगे बढ़ते हैं. प्राइम नंबर्स के बारे में सबको पता है, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 17. इंटरेस्टिंग बात, इस पूरी कहानी में 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. सबको आइडिया है 2 अकेला इवन प्राइम नंबर है, ये भी सबको पता है. वेरी गुड. अच्छा, जहां ये सबको पता है वहां मैं आपको कुछ और फैक्ट भी बताना चाहता हूं. 100 से नीचे, 100 तक की काउंटिंग अगर हम करते हैं तो उससे नीचे हमारे पास 25 प्राइम नंबर है, ठीक है. 200 के नीचे टोटल 46 प्राइम नंबर हैं, राइट है. ये छोटी छोटी बातें, दो बातें इंपॉर्टेंट होगी. तीसरी बात बताता हूं. इस पूरी कहानी में 357 ही इकलौता ऐसा सेट है जो बहुत काम का है, ठीक है ना. यहां लिख लेते हैं 357 इज ओनली सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, ठीक है ना. 3 प्राइम नंबर्स विच हैज इक्वल गैप. मैंने जानबूझ करके एक लेमैन लैंग्वेज का वर्ड यूज किया. यही इकलौता ऐसा प्राइम नंबर का, 3 प्राइम नंबर का सेट है जिसमें बराबर गैप है. कहने का मतलब, अगर आपने 3 और 5 के बीच का गैप देखा, दैट इज 2. 5 और 7 के बीच का गैप इज 2, ठीक है ना. कई बार ये क्वेश्चंस के दौरान डायरेक्ट उठ जाता है. कैसे उठ जाता है? जैसे मान लीजिए somebody is saying, let's say somebody is saying कि m minus n, m and m plus n are 3 प्राइम नंबर्स, ठीक है ना भाई. किसी ने मेरे को कहा ये 3 प्राइम नंबर हैं. मेरे को देखते ही समझ में आ जाएगा कि द ओनली पॉसिबिलिटी, दुनिया की इकलौती पॉसिबिलिटी क्या है. देन व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? देन m minus n has to be 3, m has to be 5 and m plus n has to be 7. ओनली पॉसिबिलिटी, इसके सिवा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. क्यों और क्या कारण है? कारण भी बड़ा बहुत ही जबरदस्त है, शानदार चीज है. इसको समझिएगा. इनके और इनके बीच का गैप n है. m और m प्लस n के बीच का गैप भी n है. क्या बात है. अगर सबके बीच का गैप ही n है तो हमको पता है ये वो 3 नंबर हैं जो तीनों प्राइम नंबर हैं और तीनों के बीच का गैप भी बराबर है. और ऐसा सिर्फ एक ही ट्रिक के अंदर पॉसिबल है, व्हेन इट इज 3, 5, 7, ठीक है ना. सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स है ना. सेट ऑफ, और भी लिख लेते हैं, सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स. बस इसके बाद यही पॉसिबिलिटी है. अब आप ये बात भी समझ गए होंगे. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर के बाद अगला पॉइंट इज कंपोजिट नंबर. अ नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स इज अ कंपोजिट नंबर. यू समझिए कि दुनिया में ऐसे तमाम नेचुरल नंबर्स, पहली बात प्राइम नंबर भी नेचुरल नंबर होते हैं, कंपोजिट भी नेचुरल नंबर होते हैं. ये इंटीजर नहीं बोले जा रहे. इस तरह की बातों पे गौर कीजिएगा. ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो अक्सर स्टूडेंट सुन करके इग्नोर कर देता है बाई चांस. लेकिन क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं होता मुझे क्या इन पे भी ध्यान देना है. हाँ, आपको छोटी बातों पे भी ध्यान देना है. कंपोजिट अपने आप में ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो. 2 से ज्यादा फैक्टर हो इसका मतलब वो 2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल हो. सही है. अच्छा,
A natural number which has more than 2 factors is a composite number. अगर अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, कंपोजिट नंबर की लिस्ट में कुछ 4, 6, 9, 10, 12, 14 आ गए. इसमें स्मॉलेस्ट इज 4, सबसे छोटा 4 है. अब जैसे 4 के बारे में बात करी जाए, है ना, तो 4 अपने आप में 3 नंबर से डिवाइड होता है, 1 से, 2 से और 4 से. तो कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए. अच्छा, कई बच्चों को यहां आके पता चलता है, अच्छा ये 3 से डिवाइड हो 3 फैक्टर हो गए. हाँ, ये छोटी छोटी चीजें. 1 के बारे में कमेंट कर देता हूं. 1 अकेला ऐसा नंबर है जो बेचारा ना तो प्राइम में जा पाया ना कंपोजिट में जा पाया. आपको भी पता होगा, ठीक है ना भाई. अच्छा से लो, देखिए, फाइंड फैक्टर ऑफ 4. अगर 4 के फैक्टर की बात करी जाए, 1, 2 एंड 4, इसके 3 फैक्टर हैं. अगर 2 फैक्टर होते तो प्राइम नंबर में गिरता, अगर 2 से ज्यादा हो गए कंपोजिट में आके गिरेगा. 6 के फैक्टर सोचिए. अच्छा, आपका कहने का मतलब 6 के कितने जगह डिवीजन होता है? हाँ, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से. खुद 6 को आप इन सब से डिवाइड करो, परफेक्ट आंसर आएगा. तो इसका मतलब इसके कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर्स. राइट है ना भाई. इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स. अगर 3 फैक्टर्स हो गए तो किसमें गिरोगे? कंपोजिट में. कंपोजिट नंबर, चाहे आप इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, दोनों ही कंपोजिट नंबर है. क्लियर है? अब क्वेश्चन में आते हैं. हम बात कर रहे थे प्राइम नंबर्स की. प्राइम नंबर में हम ज्यादा से ज्यादा 50 तक जा सकते हैं. उसके बाद में भी प्राइम नंबर की लिस्ट हमें पता नहीं है. फिर भी कुछ छोटी छोटी बातें और बताता हूं. 100 से कम हमारे पास 25 प्राइम नंबर है. 200 से कम हमारे पास में 46 प्राइम नंबर है. सडनली किसी भी नंबर के बारे में अगर कोई आपसे ऐसी रुचि दिखाए कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, तो कैसे पता करते हैं? क्योंकि हमारी ज्यादा से ज्यादा सीमा 50 के बाद बहुत मुश्किल है. तो क्या कोई इसका कोई मैथमेटिकल वे है? हाँ है. क्या तरीका है? सबसे पहले आप अंडररूट निकाल लें. जैसे आपने रूट ओवर 673 की बात करी, तो इट इज समवेयर अराउंड 26 और समथिंग. अब 26 से छोटे प्राइम नंबर की लिस्ट बना लें. 26 से छोटे प्राइम नंबर बड़े लंबे जाएंगे, 2, 3, 5, 7, अगला 11, फिर 13, 17, 19, 23, 29, सर 29 तो ज्यादा हो गया सर, फिर 23 तक रुक जाते हैं. अच्छा, अब क्या कीजिए, 673 को 2 से डिवाइड लगाइए, 673 को 3 से भी डिवाइड लगाइए, 673 को 5 से भी डिवाइड लगा लीजिए, 673 को 7 से भी डिवाइड लगा लीजिए, 673 को 11 से डिवाइड, 673 को 13 से डिवाइड, 673 को 17 से डिवाइड, 673 को 19 से डिवाइड, 673 को 23 से डिवाइड. आपको पता चलेगा इस भाई ने किसी से भी डिवीजन मंजूर नहीं किया. ये सबके साथ डिवाइड नहीं हो रहा, माने इनमें से किसी के साथ डिवाइड नहीं हो रहा. अगर ये 673 एक ऐसा नंबर है जो इनमें से किसी से भी डिवाइड होने से मना कर देता है, तो 673 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर. सही है? तो कहने का मतलब 673 इज अ प्राइम नंबर. क्या ये इसका प्रॉपर तरीका है? हाँ, ये इसका प्रॉपर तरीका है. ठीक है ना. अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस पे, है ना. एनिमेटेड रूप में अब इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि कोई अंडर रूट के ऊपर बात ना करे, स्क्वायर के ऊपर भी बात की जाती. यही बात उल्टी भी कही जाती थी. जैसे मैं फटाफट से इसको हटा लेता हूं आपके सामने से. अगर जैसे देखा जाए तो पहला स्टेप 673 अपने आप में 625 से थोड़ा बड़ा है. 625 25 का स्क्वायर होता है, उससे बड़ा है, तो इसका मतलब इसका रूट ओवर जो निकलेगा वो 26 निकलेगा. स्टेप 2, 26 के नीचे जितने प्राइम नंबर है उनकी लिस्ट बना लो. 23 तक आएंगे, उनकी डिविजिबिलिटी चेक करो. अगर आप डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 673 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ द प्राइम नंबर इन द लिस्ट. सो आई मस्ट से कि हेंस इट इज अ प्राइम नंबर. क्लियर है? बिल्कुल, बहुत आसान सा तरीका था. अब पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि ये हुआ क्या. हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग था. एक अलग ही किस्म का फंडा सामने आ रहा है, उसको भी समझते हैं. देखिए साहब, दुनिया में एक से ज्यादा बड़े जितने भी नंबर हैं वो या तो प्राइम नंबर हैं या प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से आए. कैसे हैं ये, क्या है ये, वो बताता हूं. जैसे 2 की बात करिए, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 अपने आप में 2 का स्क्वायर है, माने 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 है माने प्राइम इंटू प्राइम है. क्लियर है? मैंने बोला था प्राइम के प्रोडक्ट से आए हैं, 2 प्राइम का प्रोडक्ट करो, 4 आ रहा है. 5 खुद प्राइम होगा, 6 अपने आप में 2 इंटू 3 होगा, माने 2 भी प्राइम, 3 भी प्राइम, माने प्राइम का प्रोडक्ट है. 7 प्राइम है, 8 अपने आप में 2 का क्यूब है, माने 2 इंटू 2 इंटू 2 है. इसका मतलब प्राइम इंटू प्राइम इंटू प्राइम है. सही है? 9 3 का स्क्वायर है, माने 3 इंटू 3 है, माने प्राइम इंटू प्राइम है. 10 अपने आप में 2 इंटू 5 है, इसका मतलब प्राइम इंटू प्राइम है.
तो इसका मतलब सारे नंबर क्या थे, या तो प्राइम थे या प्राइम का प्रोडक्ट थे। तो 673 भी प्राइम का प्रोडक्ट होता, अगर होता तो इन प्राइम में से किसी से डिवाइड हो जाता। अरे आप सोच के देखो, अगर मैं आपको अचानक से एक नंबर 17 रखता हूं कि 17 क्या एक प्राइम नंबर है या नहीं, तो पिछले मेथड से देखा जाए तो आपने ये सीखा कि √17 का मतलब ऑलमोस्ट 4 पॉइंट समथिंग समथिंग है। अब 4 से छोटे जितने प्राइम नंबर इकट्ठे कर लो, 2 और 3, 4 से छोटे 2 ही प्राइम नंबर है भाई। अब 17 को 2 से डिवाइड करो, 17 को 3 से डिवाइड करो। 17 का 2 से डिवीजन नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, इसका मतलब 17 एक प्राइम नंबर है। सर अगर 16 होता तो, मैंने कहा अगर 16 होता तो √16 आपको एग्जैक्टली 4 देता। अब 4 से छोटे 2 और 3 होते, और 16 2 से और 3 से डिवाइड करने पर यहां डिविजिबिलिटी शो कर देता। इसका मतलब 16 प्राइम नहीं है, ये प्राइम का ही प्रोडक्ट है, ये 2 इंटू समथिंग है पक्का। अच्छा ये तरीका है, हाँ प्रॉपर तरीका है, कोई गलत नहीं, मैथमेटिकल वे है। को प्राइम नंबर, अगला टाइटल। को प्राइम नंबर की अगर बात करी जाए तो पहली बात, इट इज अ सेट ऑफ 2, है ना, ये इट इज अ सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 2। अब 2 क्या, 2 नेचुरल नंबर, 2 होल नंबर और व्हाट, 2 नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, याद रखना ये हमेशा 2 के लिए ही बात चलेगी। इट इज सेट ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स, एनी 2 नेचुरल नंबर्स हैविंग अ HCF 1। कोई भी 2 अगर आपने अचानक से नंबर निकाले नेचुरल नंबर्स और उनका HCF अगर 1 आ गया तो को प्राइम में गिन देंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 13 और 25, अगर मैंने 13 और 25 का HCF निकाला तो 1 आएगा। ये कैसे होता है, कॉमन ले लो, 13 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं आता। अच्छा कुछ भी कॉमन नहीं आता तो HCF 1 है। हाँ एक ट्रिक है, अब यूं समझ के चल लो, क्या आपको मैंने एक छोटी सी तरीका सिखाया फटाफट वाला, 13 और 25 के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मैं कहूंगा HCF 1 है, अगर HCF 1 है तो को प्राइम में गिनेंगे। क्लियर है। अच्छा अगर यही अगर अपन ने 2 6 लिया होता, कितना 2 और 6, अगर 2 और 6 लिया होता और मेरे से किसी ने कहा होता इसका HCF बताओ, तो 2 और 6 में कॉमन 2 आएगा, तो HCF 2 हो गया। अगर HCF 2 हो गया तो 1 तो नहीं हुआ ना, तो नॉन को प्राइम नंबर। तो जिसका भी HCF 1 आ गया वो को प्राइम नंबर, अगर 1 के सिवा कुछ भी आ गया तो नॉन को प्राइम नंबर। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना भाई। हाँ अब बात करते हैं, सर अगर 3 नंबर दे दो तो एक नया शब्द सुन के जाइएगा। अगले ने पूछा होगा पेयर वाइज को प्राइम नंबर, ये एक नया खटका है, इसको भी सुनिएगा। जैसे ये अगर मान लो 3 के बारे में पूछ सकता है को प्राइम के लिए, लेकिन तब इसे शब्द यूज करना पड़ेगा पेयर वाइज को प्राइम नंबर। ये इस तरह की चीजों को बहुत ध्यान से समझते चलना, ये IIT में बहुत पुराना एक इनका स्टाइल रहा है। आने वाले टाइम में जब आप इसका प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तब भी आपको इस तरह के शब्द सुनने पड़ेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट एंड पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट। ये सारी चीजें अभी से अपने दिमाग में सुन के रख लो कि भाई ये थोड़ा बहुत इंग्लिश के साथ खेलेंगे। जैसे पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, बिल्कुल ध्यान से समझ के चलना, बिल्कुल एकदम नियम से चलती है साहब ये गाड़ी। अगर देखा जाए जैसे किसी ने कहा 8 13 एंड 27 है ना, इस पेयर वाइज को प्राइम नंबर, ठीक है ना भाई। मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन पूछा क्या ये पेयर वाइज को प्राइम नंबर है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, राइट नाउ मुझे इनमें से 2 को उठा के पेयर बनाने पड़ेंगे। जैसे 8 और 13, जैसे 8 और 27, जैसे 13 और 27। क्लियर है, मैं इनमें से हर किसी का पेयर बनाऊंगा और सबका HCF सोचूंगा। और HCF का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, HCF माने कॉमन लेना, ट्रिकी वे में। 8 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं आता, अगर 16 होता तो 8 और 16 का कॉमन 8 आ जाता, परंतु 8 एंड 13 में कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो इसका HCF 1 हो गया। 8 और 27 में भी कुछ कॉमन नहीं आता, 1 हो गया। 13 और 27 में भी नहीं आता, 13 और 26 होता तो 13 आ जाता कॉमन, लेकिन ये तो 27 है, तो इसका मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आया। अब अगर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आया तो तीनों का आपस में पेयर बनाने पर, क्योंकि और कोई पेयर बन नहीं सकता, तो पेयर बनाने पर सबका HCF 1 आ रहा है। अगर सबका HCF 1 आ रहा है तो मेरे दिमाग में आ जाएगा कि हाँ साहब यह पेयर में को प्राइम है, पेयर के अंदर को प्राइम है, इसका मतलब वी कॉल इट पेयर वाइज को प्राइम नंबर। ये एक नई चीज और दिमाग में अभी से भर लो, शब्दों के साथ थोड़ा बहुत ये खिलाएगा, अभी से मानना चालू कर दो चीजों को। एक बात नंबर 2, अगला ये भी पूछ सकता है एक क्वेश्चन के अंदर, अगर जनरल क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्या सेट ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज को प्राइम नंबर। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल, आप कोई भी नंबर उठा लो ना, 7 8, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर उठा लो, 8 9, है ना, आप कोई भी नंबर उठा लो, 13 14, सबका HCF सोचो। जैसे आप HCF सोचोगे आपको पता चलेगा सबका HCF 1 आ रहा है, समझ रहे हैं। और जब तक HCF 1 आ रहा है हम इन्हें को प्राइम नंबर बोलेंगे,
बिल्कुल चलता है, ठीक है ना साहब। देखिए थोड़ा इसे मिटा लूं, है ना। अगला बोल रहा है कि कोप्राइम नंबर आर ऑल्सो नोन एज रिलेटिव प्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर रिलेटिव प्राइम नंबर भी कहलाते हैं। इसका मतलब ये कि ये दिमाग में भर के रखना है कि क्वेश्चन वाला अगला कोप्राइम नंबर शब्द यूज ना करे, वो इस जगह पर रिलेटिव प्राइम नंबर वर्ड यूज कर सकता है। फिर बढ़ते हैं आगे। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन में नाम से स्पष्ट है, ट्विन मतलब दो, ठीक है ना। अच्छा, ये नेचुरल नंबर नहीं होते, ये प्राइम नंबर ही होते हैं, ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस दो, ठीक है। तो बात करते हैं प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2। अगर बात करी जाए तो ऐसे कौन से प्राइम नंबर है, जैसे मेरे पास में 2, 3, 5, 7, 11 है। अब आप इनमें से कोई भी दो उठा लेते हैं, जैसे 3, 5, 11, 13, 17, 19, ये सब क्या है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो ये सब ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं, तुरंत रैशनल नंबर की डेफिनेशन पे चलते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन तो हमने 7th 8th में सुनी होती है, और वो होती है p/q वाली, क्योंकि इसके नाम में ही रेशो है, रेशो है तो p/q है, ठीक है ना। जहां पे याद होगा आपको, अगर डेफिनेशन वाइज बोला जाए, रैशनल नंबर कैन बी डिफाइंड as any number which can be represented in the form of p/q where p and q both belongs to integers where q is not equal to 0। याद होगा, ये तो बहुत पुराने समय से याद है। डिफाइंड बाय माने रिप्रेजेंट होता है, इस बार ये r से रिप्रेजेंट ना होकर q से होता है। यहां एक चीज और क्लियर कर लें, रैशनल नंबर का काउंटर पार्ट भी मौजूद है, उसे बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। अगर बाय द वे किसी ने बात यूज कर ली इर्रेशनल नंबर की, तो इर्रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय q डैश। तो याद रखना, ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, q रैशनल नंबर, q डैश इर्रेशनल नंबर। क्लियर। एग्जांपल लेते हैं, कौन आखिरकार रैशनल नंबर बनेगा जो भी p/q की फॉर्म में दिखाया जा सके, जैसे 3/5। एक एग्जांपल मैंने 3/5 लिया, 3 अपने आप में p का रोल निभा रहा है, इंटीजर है, 5 अपने आप में q का रोल निभा रहा है, इंटीजर है, 3/5 अपने आप में रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा यस 3/5 इज अ रैशनल नंबर। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में एक्चुअल में क्या है ना, इर्रेशनल नंबर आफ्टर डेसिमल ही डिटेक्ट हो सकता है। समझाता हूं, पहले डेफिनेशन सुन लेते हैं। आफ्टर डेसिमल इफ द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग देन इट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। अगर बाय द वे डेसिमल के बाद आने वाले डिजिट्स ना रिपीट करें ना टर्मिनेट हो तो वो इर्रेशनल नंबर है। उल्टा पकड़िए, आफ्टर डेसिमल अगर नंबर रिपीट करेंगे तो रैशनल है, अगर खत्म हो जाएंगे तो भी रैशनल है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर किसी ने 1.232323 की झड़ी लगा दी तो रिपीट करने लग गए। डेसिमल के बाद गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये रिपीट करने लग गए तो मैं बोलूंगा ये रैशनल में गिरेंगे। मैं रैशनल लिखने वाला था, क्यों लिख रहा हूं, राइट है। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ 1.23 ही लिखा होता तो डेसिमल के बाद मात्र दो डिजिट चढ़े, कौन कौन से, 2 और 3। इसका मतलब उसके बाद मामला बंद हो गया, इसका मतलब टर्मिनेटिंग हो गए। और अगर टर्मिनेटिंग हो गए तब भी ये किस में जाएगा, क्यू में जाएगा। इसका मतलब सारा खेल डेसिमल के बाद देखना है। हाँ, डेसिमल के बाद ही देखना है। डेसिमल के बाद वाले नंबर अगर रिपीट करेंगे तो भी क्यू है, अगर खत्म हो जाएंगे तब भी क्यू है, और ना खत्म होंगे ना रिपीट करेंगे माने NRNT होंगे तब ये क्यू डैश है, राइट है। रिप्रेजेंटेड बाय क्यू डैश हमने ऑलरेडी बात कर ली है। मैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पे लेकर जाना चाहता हूं। इर्रेशनल नंबर में पहला एग्जांपल है अनरूट में प्राइम नंबर, माने √2, √3, √5 वगैरह वगैरह सब, राइट है। सेकंड के ऊपर बात करते हैं, कैसे पता करें कि कोई नंबर अपने आप में रैशनल है या नहीं है। उसके लिए 2/3 ले लेते हैं। 2/3 अपने आप में डेसिमल के बाद गौर फरमाइएगा 0.666666, क्या रिपीट करने की साउंड आई, 6666 रिपीट है तो रैशनल है, सही है। 3/2 ले लेते हैं, 1.5 डेसिमल के बाद गौर फरमाइए एक ही डिजिट चढ़ा 5, इसका मतलब उसके बाद मामला टर्मिनेट हो गया, क्यू में गया। मैंने कहा रिपीट करेगा रैशनल होगा, टर्मिनेट होगा रैशनल होगा, ना टर्मिनेट होगा ना रिपीट करेगा इरेशनल होगा। अगर इसकी जगह पर √2 की बात करी जाए तो डेसिमल के बाद हमें 4142 दिख रहा है और डैश बता रहा है ये कंटिन्यूएशन में माने खत्म नहीं हुआ, माने नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और 4142 जितनी दूर तक मेरी नजर गई उसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, जितनी दूर तक मेरी नजर गई वहां तक रिपीट नहीं हो रहा। मैं तो क्लियर बोलूंगा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, मैंने क्यू डैश में पटको। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगर कभी भी p/q करने के बाद a पॉइंट BCDEF वाली फॉर्म आए और डैश में अगर रैशनल की चॉइस करनी हो तो रैशनल के अंदर हमेशा कैसे चॉइस करना है, रिपीट करना चाहिए या टर्मिनेट होना चाहिए। आफ्टर डेसिमल जो डिजिट्स हैं वो या तो रिपीट करने चाहिए या फिर टर्मिनेट हो जाने चाहिए। क्लियर है। अच्छा,
जैसे मैंने एक नंबर लिख लेता हूं 1.2345 डैश डैश डैश, डेसिमल के बाद ही ध्यान देना, डेसिमल के बाद 2 3 4 5 सारे नंबर एक दूसरे से डिफरेंट है, माने नॉन रिपीटिंग है, सही है। और डैश 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 बता रहा है कि अभी कंटिन्यूएशन में, माने नॉन टर्मिनेटिंग भी है। अगर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्यू डैश में गिरेंगे, क्लियर है ना भाई। अच्छा, अब ये तो हुआ क्यू डैश, आप मेरे साथ साथ लिखते रहना, मतलब ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर में गिरूंगा। अगर यही अगर 3.4251 होता, हालांकि एक दूसरे से डिफरेंट है, माने रिपीटिंग तो नहीं है, परंतु 4 डिजिट के बाद मामला बंद हो गया। और डिजिट्स के बाद क्लोज हो गया, क्लोज हो गया माने टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया तो क्यू में गिरेंगे, रैशनल में, अदरवाइज क्यू डैश में गिर रहे थे, राइट है। अगर यही हमने अगर बाय द वे अगर इससे ऐसा ना दिखा करके 3.4251 दिखाया होता और डैश डैश लगा दिया होता तो मामला कंटिन्यूएशन में, डिफरेंट तो है ही, सब एक दूसरे से अलग है, तो मतलब अपने आप में नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा तो क्यू डैश होगा। जब भी ऐसे डैश डैश मतलब धुआं छोड़ता हुआ निकल गया, समझ जाना कि अभी कंटिन्यूएशन में माने नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और बस आगे के नंबर गिन लेना। अब यहां बार का भी लफड़ा हो सकता है, जैसे 3.4251 बार, अगर बार आ गया तो रिपीटिंग है, डेसिमल के बाद रिपीटिंग है, और रिपीटिंग होते ही क्यू में गिरना है। आंख बंद करके तुरंत क्यू में लगा दीजिएगा, माने क्यू बोले तो रैशनल नंबर। अब इनमें 2 और गेस्ट भी हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है पाई और ई। जरा इनका इंट्रोडक्शन भी हो जाए। इरेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर में हमारे पास रूट में प्राइम नंबर आ चुके हैं, इरेशनल नंबर में हमारे पास 2 और नए बंदे आए हैं जिनका नाम है पाई और ई। अगर पाई की बात करी जाए तो पाई के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, अप्रोक्सीमेटली 22/7 होती है, ठीक है ना। यहां यह भी क्लियर करना, पाई अपने आप में इरेशनल नंबर है और 22/7 रैशनल नंबर है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि 22/7 में 3.1428 माने 14 28 57 रिपीट होता रहता है, 14 28 57 रिपीट होने चालू हो जाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये रिपीटिंग है तो क्यू में जाना था, इसीलिए ये रैशनल नंबर में गिना गया और पाई को इरेशनल में गिना गया। क्लियर है भाई? ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में भर लीजिए आप सब। पाई एंड 22/7 आर जस्ट नेक्स्ट टू ईच अदर और क्लोज टू ईच अदर, क्लियर है, ऑन अ नंबर लाइन। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो पाई से रिलेटेड है आप अपने दिमाग में भर लो। पाई ही याद नहीं रखना आपको, अब फुल टाइम आपको कुछ चीजें, मैंने जैसे बोला था ना, अब मेमोराइज करना भी चालू करो। मैंने कहा था ये वो जगह चालू हो गई जहां एक आम लड़का जिसने आज तक कुछ भी बेस्ट नहीं किया उसके लिए बहुत बढ़िया अवसर होता है। मतलब मैं तो ऐसे लोगों के इतिहास से भरा पड़ा हूं, मतलब मेरी प्रोफाइल फुल है, फुल एकदम यूं लबालब भरी हुई है। कितने ऐसे स्टूडेंट जिनके बारे में वो मेरे को कई बार ऐसे कहानी बताते बताते थोड़ा इमोशनल टाइप के हो जाते हैं, सर कुछ नहीं किया था, लेकिन यहाँ तो मतलब गजब हो रहा है। मतलब अब की बार नंबर आते हैं ना, अच्छा लगता है सर, क्लास में कुछ मतलब क्या शब्द बोलूं, औकात नहीं थी, लेकिन अब यहां तो मतलब मजा आता है। तो अब यहां पे भी समझ के चलिएगा, पाई की वैल्यू 3.14 है, रटना है, याद रख लेना है। अब रटने को नेगेटिव वर्ड मत बोलिएगा, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें क्रैम करनी पड़ेगी, माने मेमोराइज करना है, ठीक है। आप बोलोगे सुसंस्कृत शब्द भी यूज कर लेंगे, मेमोराइज करना है भाई, ठीक है, लेकिन अपन आम भाषा भी बोलेंगे, रटना है, ठीक है। 3.14 याद रख लेना। अच्छा, आपको सिर्फ 3.14 ही याद नहीं रखना, आपको यह भी याद रखना है कि π/2 माने इसका जस्ट हाफ 1.57 भी होता है, बिल्कुल याद होना चाहिए। डैम पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.86 होती है, याद होना चाहिए। अब आते हैं π/3 पे, क्या मुझे π/3 भी याद होनी चाहिए? मतलब ऐसे कोई अचानक से बात फेंक दे तो कैच करने में क्या बुराई है। किसी ने कहा π/3 तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इट इज समवेयर इक्वल टू 3.14 डिवाइड बाई 3। अगर ये कल को 0.14 नहीं भी होता तब भी आप डिवाइड करके 3/3 1 करने वाले थे, लेकिन क्योंकि पीछे 0.14 था, इसका मतलब जो भी वैल्यू आई 1 से बड़ी है, तो इट इज ग्रेटर देन 1। यही अगर π/4 होता तो ये आपकी बार अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14 डिवाइड बाई 4 होता, तो इट इज लेस देन 1। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको, मतलब अब तो ये जगलिंग है, माने हम चीजों को पाई सीखा तो π/2 भी पूछेगा, π/3 भी पूछेगा, वो तो π/9 भी पूछेगा, π/27 भी पूछेगा, सब पूछेगा सब। आने वाले टाइम में वो π/15 π/12 वो तो आपको रटा देगा। ये तो π/2 तो बहुत छोटी चीज है, ठीक है। तो ये चीजें
याद रखनी है। रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर ऑलवेज कॉन्जुगेटिव टू ईच अदर। अगर हमें पता चल जाए कि कौन से दो नंबर रैशनल और इरेशनल एक के बाद एक आ रहे हैं तो ये हमेशा कॉन्जुगेटिव होते हैं। आप इसे थोड़ा और प्रॉपर वे में, इसको सही शब्दों में इसको पकड़ा देता हूं कि बिटवीन any two rational number there is always at least one irrational number exist। कोई भी दो इरेशनल नंबर के बीच एक रैशनल नंबर जरूरी है, कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच एक इरेशनल नंबर जरूरी है। जहां भी होगा, जब भी होगा, कम से कम एक की तो बात हो ही रही है। क्लियर है? अगले पॉइंट पे बात करते हैं। क्या सर इरेशनल नंबर का नेगेटिव संभव है? बिल्कुल, क्यों नहीं। -√2 इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल 100%। -π इज एन इरेशनल नंबर, हाँ होता है। हर इरेशनल नंबर का नेगेटिव भी होता है। अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अब आते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर क्या चीज है? रैशनल और इरेशनल के बाद कुछ नहीं बचता, इन्हीं में सब आ जाते थे, और इन दोनों को भी कंबाइन करके हमने एक रियल नंबर लाइन बनाई। ठीक है ना? तो इसका मतलब रियल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय आर, रियल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय आर, रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। ठीक है? All the numbers lying on a number line which is known as x-axis is called real numbers। All the numbers lying on a number line are called real numbers। ठीक है? अगर देखा जाए तो -∞ से +∞ तक के सारे नंबर आ गए, सब इसमें सारे नंबर आ गए, समझ रहे हैं आप? इसमें सारे नंबर आ जाएंगे -∞ से +∞ तक। थोड़ा साफ सुथरा करते चलेंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें ना जो इसमें बताई जा सकती हैं। कैसे? देखो, बीच में 1 और 2 के बीच में कहीं 1.41 आएगा, √2 आएगा, बीच में कहीं 1.71 आएगा, उस समय √3 आएगा, कहीं ना कहीं 2.26 आएगा, √5 आ जाएगा, कहीं ना कहीं एक नंबर और आएगा ई। ठीक है ना? ई के बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया। ठीक है? एक बार जरा ई पे भी बात कर लेते हैं। अगर हम लोग ई पे बात करते हैं तो ई पे बात करते हैं साहब। ई के लिए मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। ई की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.718 होती है। इट इज ऑलमोस्ट इक्वल, लिख लीजिएगा। अच्छा, आता कहां से? e⁻x से। e⁻x अपने आप में 1 + x/1 फैक्टोरियल, x² / 2 फैक्टोरियल, x³ / 3 फैक्टोरियल, x⁴/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन की एक लिस्ट है। 12th में हम इसे पढ़ेंगे, है ना? ये एक उसका एक्सपेंशन है। ये अपने आप में एक सीरीज होती है। हम इस सीरीज में अगर x की जगह पर 1 पुट करते हैं तो x की जगह 1 पुट करने पे ये e⁻1 माने e बन जाएगा, और तब इसकी शक्ल दिखेगी 1 + 1/1 फैक्टोरियल, और 1 का स्क्वायर माने 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और जब इसे सॉल्व करके लाएंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.718 के आसपास आ जाएगा। मेरे को पता है आपके दिमाग में आ रहा है सर ये फैक्टोरियल क्या चीज है? ये भी आने वाले टाइम की एक चीज है। मैंने यहां क्यों उठाई? मैंने यहां पे सिर्फ इसलिए उठाई ताकि आपको ये पता चले कि ई की वैल्यू, क्योंकि मैं आगे जा चुका था और मेरे को अचानक से ध्यान आया कि ई तो रह गया, तो ई को भी ऐड कर लेते हैं हमारे इरेशनल नंबर में। उसके बारे में तो बात होनी ही चाहिए थी। अब पॉइंट के ऊपर चलते हैं साहब। नेक्स्ट पॉइंट पे बड़े ध्यान से एक बात को पकड़ना। ये फैक्टोरियल क्या है? इसे बोलते हैं नोशन ऑफ फैक्टोरियल। नोशन ऑफ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के संकेत। अगर किसी ने ये लिखा तो इसे पढ़ते हैं फैक्टोरियल 2 या 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2। थैंक यू, इसको समझते हैं। अगर भाई दे किसी ने इसे 2 फैक्टोरियल बोला तो इसका 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 × 2, या यूं बोला जाए, ढंग से बोला जाए तो मैथमेटिकली इट इज 2 × 1। आप सोचेंगे यार क्या फर्क पड़ता है 2 × 1? 2 × 1 बिल्कुल साहब ऐसा है। चीजें याद करने में जिस तरह से जाना समझदारी हो उसी तरह से जा रहे। आसानी की बात नहीं, समझदारी की बात है। मान लीजिए किसी ने मुझे फिर 4 फैक्टोरियल बोला तो 4 × 3 × 2 × 1, तो मतलब सर मल्टीप्लाई कर दें? हाँ कर दो, 24 आएगा। अगर किसी ने 6 फैक्टोरियल बोला तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये कितना आ जाएगा? ये कुछ 120 आ जाएगा। ओह नो, 720 आ रहा है। अच्छा 6 फैक्टोरियल 720 होगा। हाँ, अब आप इनकी वैल्यूज लिख लीजिएगा। ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 1 फैक्टोरियल का मतलब, ये जो 1 फैक्टोरियल है इसका मतलब 1 ही होता है, और ये जो 2 फैक्टोरियल है इसका मतलब 2 ही होगा। 2 × 1 is 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 × 1 माने 6 होगा, और 4 फैक्टोरियल माने 24 होगा, और 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होगा। क्लियर है? और जब आप इन्हें डिवाइड करते जाएंगे
और सही सही ढंग से लिखते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो क्लब करने पे ये इतनी वैल्यू दे देगा। वापस चलते हैं, है ना। तो हमें ई याद रखना है। अब ई के ऊपर हमारी बात चल रही थी, हम नंबर लाइन पे अच्छे खासे जा चुके थे। रियल नंबर, ऑल द नंबर्स लाइंग ऑन अ नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक सब आते हैं। नंबर लाइन पे कहीं √2 भी होता है, कहीं √3 भी होता है, कहीं √5 भी होता है, और कहीं ई भी होता है। इस ई ने ही हमें पीछे जाने पे मजबूर कर दिया था, याद होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू होती है 2.718। 2.718 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, क्लियर है। और 3 के जस्ट बाद 3.14 पड़ेगा, मतलब पाई भी पड़ेगा। तो अगर आप इस नंबर लाइन को गौर से देखें तो एक ऐसी नंबर लाइन है जिसमें 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, और √2 √3 √4 सॉरी √2 √3 √5 पाई वगैरह वगैरह सब है। ये सब इरेशनल नंबर है। और 1 2 3 4 रैशनल नंबर है। माने हमने क्या कर डाला, रैशनल और इरेशनल को क्लब कर डाला। इसका मतलब रैशनल नंबर इज नथिंग बट, अगर देखा जाए रैशनल प्लस इरेशनल ना बोलते हुए इसे थोड़ा और ढंग से बोला जाए तो Q यूनियन Q डैश इज इक्वल टू रियल नंबर। सही है, ये दोनों का यूनियन है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। रियल नंबर कहां से कहां तक होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के तमाम नंबर रियल नंबर होते हैं, इन्हें आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पीछे चलते हैं, इस चीज को समझते हैं। 0 के जस्ट बाद से पीछे के सारे नंबर पॉजिटिव रियल नंबर कहलाएंगे। पॉजिटिव रियल नंबर, क्लियर है। इसे आप अपने नोट्स में डाल लेना। 0 के पीछे, 0 के जस्ट पीछे से 0 माइनस जरा सा सरकते ही, है ना, पीछे के तमाम नंबर जितने भी होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर कहलाएंगे। नेगेटिव रियल नंबर, और इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? R माइनस से, क्लियर है। अगर भाई देखो हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर की पहचान हो गई, तो मैं आपको यहां पर बता दूं पॉजिटिव रियल नंबर कहां से कहां तक चले, 0 के जस्ट बाद से इनफाइनाइट तक, ये सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। सही है। इसीलिए हम जब आगे जाएंगे तो हमें एक R के बाद एक R+ भी सुनने को मिलेगा जो 0 टू इनफाइनाइट दिखाएगा, एक R- माने नेगेटिव रियल नंबर भी बताएगा जो माइनस इनफाइनाइट से 0 तक लाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास में पूरी रियल नंबर लाइन की 2 डिवीजन हो गए, पॉजिटिव साइड का, नेगेटिव साइड का। पॉजिटिव साइड R+, नेगेटिव साइड R-। सही है, R माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, क्लियर है। पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, एक R0 और ध्यान रख लो, R0 माने R में से 0 हटा दो, R माइनस 0, राइट है। अगला पॉइंट, क्या रियल नंबर से बात खत्म हो जाती है? नहीं, एक और चीज का मेरे को बस इंट्रोडक्शन करा लेने दीजिए, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपल जेड से विदाउट एनी कट दिखाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ a plus iota b. A complex number is a number that can be expressed in the form of a plus iota b. a plus iota b, क्या सर? iota b, हाँ iota b। ओके सर, ये क्या चीज है? एक्चुअल में क्या है ना, हम अटक जाते थे जब भी अंडर में कोई नेगेटिव नंबर होता था तो हम उसे अनडिफाइंड कह देते थे। आगे भी बोलेंगे, हम रियल नंबर की दुनिया में जब तक रहेंगे तब तक उसे अनडिफाइंड बोलेंगे। हमारे पास में हमने एक दूसरी दुनिया इवॉल्व कर ली, ओपन कर ली, बट स्टिल उसका यूज जब तक खुद चल के नहीं कहा जाए तब तक नहीं करेंगे। माने अगर भाई मेरे से कोई स्टेटमेंट ऐसा आ गया जिसके अंदर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम नहीं भी लिया तो भी ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होगा कि मैं रियल की बात ही कर रहा था। माने मेरी गलती नहीं मानी जाएगी, ये आपकी गलती मानी जाएगी कि आपने मुझसे क्वेश्चन करके गलत कर लिया, क्योंकि मैंने कॉम्प्लेक्स की बात की ही नहीं। हम नॉर्मली नेचुरली रियल नंबर में रहते हैं, क्लियर है। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बात करते हैं। यहां a plus iota b में a and b आर ऑलवेज रियल एंड iota इज एन इमेजिनरी नंबर। iota अपने आप में √/-1 को दिखाते हैं। अच्छा, ये इसका याद रखना है? हाँ याद रखना है, iota √/-1। सर अगर √/-2 आ जाए तो इसे ऐसे दिखा देना, √/2 मल्टीप्लाइड बाय √/-1, इट मींस √2 iota। और सर अगर √-3 हो जाए तो इसे √3 इंटू √/-1 दिखा देना, इसका मतलब √3 iota। और अगर सर रूट में -4 हो जाए तो इसे 2 iota बोल देना। भाई समझ तो तू गया ही होगा भाई, क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल 100% आप में से कई लोगों के समझ में आ गई होगी। अगर अंडररूट में -9 आएगा तो आप क्या सोचेंगे? अंडररूट में -9 आएगा तो √9 इंटू √-1, √9 बोले तो 3, तो 3 iota बोलेंगे आप, क्लियर है। अच्छा, iota के ऊपर बात हो ही गई है ना, हमारी इधर तक की बात होगी। तो अब फाइनली अगर देखा जाए तो सबका कैटेगरी में सबसे ऊपर कौन? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बोले तो जेड के अंदर आता है रियल नंबर, रियल नंबर में आता है क्यू,
है ना। अगर बाय द वे देखा जाए तो सबसे ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उसमें आते हैं रियल नंबर, फिर उसमें आते हैं रैशनल इंटीजर। इंटीजर में पहले होल नंबर आते हैं, होल नंबर में भी जीरो हटा लो तो इट इज n। जिनको ये बात समझ में नहीं आई कि सर ये क्या साइन है, वो सेट तक का इंतजार करें, अदरवाइज मजाक में अगर खेलना है तो मैं दूसरे तरीके से खिला देता हूं। मैं कहता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर देन रियल नंबर, इज ग्रेटर देन q, इज ग्रेटर देन i, इज ग्रेटर देन w एंड w इज ग्रेटर देन n। ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप इनका सेट खोलेंगे तो 0 1 2 3 4 के सेट जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 4 के सेट से बड़ा होगा। इसका मतलब ये बात सही है ना, मजाक में सही, लेकिन ऐसे भी सोचा जा सकता है। अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट हुए, देखिए साहब, है ना, कौन कौन से, रियल एंड इमेजिनरी। वंश वृक्ष पकड़ लेते हैं, फैमिली चार्ट पकड़ लेते हैं, इसके कौन कौन से दो पार्ट हुए, रियल एंड इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपल जेड से दिखाते हैं, रियल नंबर को इससे, इसको IM से दिखाते हैं। रियल नंबर के खुद के दो पार्ट हुए, रैशनल, इरैशनल, Q एंड Q डैश, है ना। इसमें कौन कौन आते हैं, अंडर रूट में प्राइम नंबर और पाई और ई, दो स्पेशल और कैटेगरी डाल लीजिएगा। रैशनल की अगर बात करी जाए तो रैशनल में हमारे पास इंटीजर और नॉन इंटीजर्स आते हैं। नॉन इंटीजर पे पहले चलते हैं, इंटीजर बहुत बड़ा है उसको अलग देख लेंगे। अगर फ्रैक्शन की बात करी जाए तो फ्रैक्शन जो नॉन इंटीजर होते हैं वो तीन प्रकार के होंगे, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। क्लियर है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। प्रॉपर फ्रैक्शन कब होता है, जब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर हो, माने ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा हो। और अगर देखा जाए तो इम्प्रॉपर कब होता है, जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो। और मिक्स कब होता है, जब ये अभी भी डिवाइड वाली फॉर्म में है, माने इसको तो आप जानते हैं ये एक्चुअल में 5/4 था, किसी ने इसे डिवाइड करके ऐसे लिख दिया है ना। अब आते हैं इंटीजर, जो हमने उस साइड छोड़ दिया था वो बचा हुआ है। इंटीजर पे बात करी जाए तो इंटीजर के 5 बड़े बड़े हिस्से हमने दिखाए हैं। होल नंबर W से रिप्रेजेंट, नेचुरल नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसके सिवा ऑड और इवन, राइट है ना भाई। चलिए साहब, नेचुरल नंबर की अगर बात करिए तो नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और मिक्स्ड, माने परफेक्ट की भी बात की जाती है। यहां तक की बात हमारी हो गई है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। रिवाइज अवश्य करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, माँ बाप का आदर करें, भाई बहनों से जरूर लड़ाई करें, है ना, और खूब पढ़ाई करें। और अगली बार जब मिलें तो पूरी तैयारी के साथ मिलें, क्योंकि हर सेशन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और जटिल होता जाएगा, तो मुझे आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी। शुरुआत में तो हमने बहुत छोटी छोटी बातें करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और तब आएगा असली मजा, क्योंकि मैथ्स का मजा तो ऐसे ही आता है। चलिए साहब।